चाय पर चर्चा की शुरुआत ठंड की खबर से ही कर लेते हैं। इस बार ठंड के मौसम में कश्मीर घाटी में एक लंबे इंतजार के बाद अब बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इससे स्थानीय लोगों और सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान खिल गई है, तो किसानों के चेहरों पर भी रौनक आ गई है। जी हाँ, देखिए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, खास तौर से गुलमर्ग में तो जहां तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ आपको बर्फ ही दिखाई देगी। अच्छी बात इस बीच में यह है कि मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है उसके मुताबिक ये चमक इसी प्रकार से जारी रहेगी। ये जश्न, ये उत्साह और ये उल्लास से भरपूर तस्वीरें कश्मीर के गुलमर्ग की हैं, जहां इस वक्त सफेद बर्फ का साम्राज्य है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिखाई देगी। कोई ऐसा कोना नहीं जहां सफेद बर्फ का कब्जा न हो। सड़कों से लेकर घरों की छतों तक बर्फ की सफेद चादर बिछी है। बेहिसाब बर्फबारी की वजह से गुलमर्ग पहुंचे सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे। स्थानीय लोगों के चेहरे पर तो मानो खुशी की लहर दौड़ गई। बर्फबारी की वजह से जहां पर्यटकों के चेहरों पर मुस्कान है, तो दूसरी तरफ कश्मीर के किसानों के लिए भी ये सौगात से कम नहीं है। दरअसल पहाड़ी इलाकों के किसानों के लिए बर्फ सोने से कम नहीं होती, क्योंकि ऐसी कई फसलें हैं जिनकी अच्छी पैदावार बर्फबारी पर निर्भर करती है। अच्छी बर्फबारी की वजह से सबसे ज्यादा फायदा केसर की खेती को होता है। सेब के लिए भी बर्फबारी खाद का काम करती है और पेड़ों पर लगे कीड़े नष्ट हो जाते हैं। फिलहाल कश्मीर में 40 दिन का चिल्लाई कला चल रहा है, यानी जोरदार ठंड के साथ बर्फबारी की संभावना सबसे ज्यादा। 31 और 1 को हिमाचल और जे&के में दोनों जगह हैवी स्नोफॉल की उम्मीद है। इसके अलावा 31 को हम ये भी अनुमान करें उत्तराखंड में भी हैवी स्नोफॉल रहने की उम्मीद है। हालांकि इस साल बर्फबारी ने कुछ ज्यादा ही लंबा इंतजार करा दिया, जिस वजह से किसानों के माथे पर कुछ देर के लिए ही सही लेकिन शिकन आ गई थी। लेकिन ताजा बर्फबारी के बाद एक बार फिर मुस्कान लौटी है। बहुत सारे लोग दुआ कर रहे थे बर्फ पड़नी चाहिए। शुक्र है अल्लाह का बर्फ पड़ गई, क्योंकि गुरेज के अंदर बर्फ जरूरी है, क्योंकि बहुत टाइम से बर्फ नहीं पड़ी थी। क्योंकि गुरेज के अंदर बर्फ पड़ना भी बहुत जरूरी है, हर किसी जगह भी बर्फ का पड़ना बहुत जरूरी है। जो बर्फबारी हुई, बर्फबारी बहुत टाइम से नहीं हो रही थी। हालांकि 26 जनवरी पे इस साल पूरा गुरेज बांडीपुरा रोड जो था खुला हुआ था, लेकिन बहुत लोग, सभी लोग दुआई कर रहे थे कि एक बार बर्फबारी हो जाए, क्योंकि बर्फबारी ही बहुत जरूरी है। न सिर्फ कश्मीर के लोग बल्कि वहां पहुंचे सैलानियों को भी इस नजारे का इंतजार था। लेकिन जब उनका इंतजार पूरा हुआ तो तस्वीर देखने लायक थी। बर्फबारी के बीच मस्ती करते सैलानियों के चेहरे खिल उठे। कश्मीर घाटी में अरसे बाद ये नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ मौजूद हर शख्स की आंखों में एक चमक है, और हो भी क्यों ना, मन्नतों के बाद बर्फबारी जो हुई है, तभी तो सैलानी ही नहीं स्थानीय लोग भी स्नोफॉल का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। और हम लोग भी आए थे सिर्फ बर्फबारी के लिए, और यहाँ पर बर्फबारी देख के हम लोग का दिल बहुत खुश हो गया, भागो भाग हो गया। आमतौर से कश्मीर का ये नजारा दिसंबर में ही दिखाई देने लगता है, लेकिन इस बार इंतजार कुछ लंबा हो गया। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, बर्फ के फाहों ने आखिरकार घाटी की फिजाओं में खुशियों के रंग बिखेर दिए हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर बर्फबारी की गुड न्यूज है, लेकिन देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर ठंड और कोहरा बहुत ज्यादा है। कभी कभार की धूप से तापमान में बढ़ोतरी जरूर होती है, लेकिन कोहरा बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो ठंड के पूरे उत्तर भारत का सूरत हाल कुछ ऐसा है, और आने वाले वक्त में मौसम का कैसा मिजाज रहने वाला है, कब तक इस चुभती ठंड से राहत मिल सकती है, ये सब कुछ जानिए इस खास रिपोर्ट में। पहाड़ों पर बर्फबारी का मैदानी इलाकों पर सीधा असर पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड, वो भी कोहरे और शीतलहर के कॉम्बिनेशन के साथ। हालात तो ये हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में सूरज देवता कुछ इलाकों में कभी कभार मेहरबान तो हो रहे हैं, मगर फिर अगले ही दिन कोहरे का जबरदस्त कोहराम यहाँ कमोबेश हर इलाके में मचता दिख रहा है। आज तो सुबह से सूरज की रोशनी देखने के लिए लोग तरसते रहे।
यहाँ सड़कों पर हर जगह कोहरे की मार झेलती गाड़ियां रेंगती दिखी। इमारतें, घर, दुकान सब कुछ कोहरे की चादर में लिपटा दिखा। यही नहीं, ये घना कोहरा उड़ानों पर भी ब्रेक लगा रहा है। जिस तरीके से मौसम साफ था कल, जिस तरीके से धूप खिली हुई थी और टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, तो उसी वक्त एक अनुमान लगाया गया था कि चूंकि मौसम साफ है इसलिए कोहरा पड़ सकता है, क्योंकि जब आसमान साफ होता है, बादल नहीं होते हैं, तो कोहरा पड़ने की संभावना ज्यादा होती है। और वही हुआ। और देखिए पूरी रात घना कोहरा छाया रहा दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में। और आज की अगर हम बात करें जो पूर्वानुमान है, तो एक बार फिर से तकरीबन 19 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंचेगा। लेकिन अगर हम आगे की बात करें तो अगले 2 से 3 दिन तक एक बार फिर से टेम्परेचर थोड़े डिप होने की संभावना है। यानी जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो 19 डिग्री है वो 16 के आसपास पहुंच जाएगा, और जो मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री था, यानी कल दोपहर के वक्त जो फील किया था, वो एक बार फिर से घट के 8 डिग्री के आसपास आएगा। यानी अगले 2-3 दिन एक बार फिर से ठंड का एहसास दिन के वक्त में भी हो सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम बदलने के संकेत दिए हैं। विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन में दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। अगर आप प्लेन्स की बात करें, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, नॉर्थ राजस्थान, इन सारे राज्यों में भी हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी आने वाले 4-5 दिनों में कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ हम एनसीआर दिल्ली की बात करें, वहां पे भी हम उम्मीद कर रहे हैं कल और परसों जहां पे लाइट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। दिल्ली के साथ ही उत्तर भारत के दूसरे शहरों में भी कोहरे की मार देखी गई। पंजाब में भी घना कोहरा हो रहा है। ये पंजाब के बठिंडा की तस्वीरें हैं। यहाँ इतना घना कोहरा और ऐसी हालत में जरूरी काम से घर से बाहर निकलना तो पड़ता ही है। वाराणसी भी कोहरे की चादर में लिपटा दिखा। सड़कों पर आवाजाही की हालत ये कि दिन में भी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करनी पड़ी। बिल्कुल निकलना पड़ेगा, ठंड हो चाहे कोहरा पड़े, 6 बजे निकलना पड़ता है। हाँ, सब्जी लेना है, दवाई लेना है, काम करना है, ठेला लगाना है, खोमचा लगाना, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। ठंड में कुछ गलन आज बढ़ गई है कोहरा के कारण। अब बाहर नहीं निकलेंगे तो काम कैसे होगा, खाएंगे पिएंगे कैसे, अपना रोज का जो नित्य है कैसे होगा। भजन कीर्तन जो है, रोजी रोटी तो करना ही ना हर एक को, बाहर निकलेगा। काशी जैसे कोहरे की मार पड़ोस के ही चंदौली पर भी पड़ती दिखी। यहाँ भी काफी घना कोहरा रोजमर्रा के कामों को धीमा करता या फिर उस पर ब्रेक लगाता दिखता है। सड़क से लेकर रेल सेवा पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। राजधानी एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं। हालांकि प्रयागराज में ठंड और कोहरे से थोड़ी बहुत राहत मिली है। यहाँ सड़कों पर चहल पहल ज्यादा देखी गई, मगर रूखी ठंड से जूझते स्थानीय लोगों को उम्मीद बारिश से है। जहां हर साल मकर संक्रांति के बाद पारा धीरे धीरे बढ़ता है, वहीं इस बार सर्द मौसम का सूरत हाल फिलहाल तो बदलता नहीं दिख रहा। इसलिए आप अपना ध्यान अच्छे से जरूर रखिएगा। दिल्ली से नीतू झा, हिमांशु मिश्रा और चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ठंड के इस मौसम से अयोध्या नगरी भी अछूती नहीं है। जानकारी के मुताबिक यहाँ तापमान 11 डिग्री के आसपास है, मगर आस्था मानो मौसम की इस बेरुखी पर भारी पड़ रही है। रामलला के दर्शन के लिए यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। बिल्कुल, ऐसे में ठंड के ही मद्देनजर अयोध्या का प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद है। जगह जगह श्रद्धालुओं को ठंड से बचाने के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा कई और तरह की व्यवस्थाएं यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं। रामलला के दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और दर्शन करके भाव विभोर हो रहे हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है और इसके लिए नई नई व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। यहाँ ठंड के बीच पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए भी खास व्यवस्था की गई। ज्यादा ठंडक हो रही जिस हिसाब से उसके लिए हीटर्स की अरेंजमेंट किए गए हैं। जो नगर निगम ने ये हीटर्स पूरे शहर में अलग अलग पॉइंट्स पे लगाए हैं और राम मंदिर के गेट पर भी इस तरीके के अरेंजमेंट्स हीटर के किए गए हैं, जिससे कि जो भी श्रद्धालु अगर जिसको ज्यादा ठंडक होती है तो यहाँ पर आकर वो रुक सकता है। और ये नगर निगम की तरफ से सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। ये हीटर
जिसकी वजह से ठंडक में जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको काफी दिक्कत ना हो। और यही वजह देख सकते हैं आप, मेन गेट जो है, जो एंट्री का गेट है, वहां पर इस हीटर को रखा गया है। अगर आप दर्शन के लिए बगैर किसी सामान के पहुंचते हैं तो आप फास्ट ट्रैक लेन से सीधे जा सकते हैं। यहाँ पर ये फास्ट ट्रैक लेन बनाई गई है जिसमें फॉर डिवोटीज विद नो मोबाइल, नो शूज, नो बैगेज आइटम्स, फास्ट ट्रैक लेन। यानी कि अगर जिनके पास लगेज नहीं है, मोबाइल नहीं है, शूज नहीं है और वो अपना सामान कहीं रख कर होटल में सीधे पैदल दर्शन करने यहाँ तक चले आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि उनके पास शूज और वगैरह धर्मशाला या होटल में रखकर चले आते हैं और ऐसे में उनको उसी रास्ते से लगेज रखने जाना पड़ता है, जो काफी थोड़ा सा लंबा रास्ता है। तो ऐसे में ये सीधा रास्ता आपको सिक्योरिटी तक ले जाएगा, वहां सिक्योरिटी आपका चेक होगा और उसके बाद इस लेन के जरिए सीधे श्रद्धालु जो है रामलला के दर्शन कर सकेंगे। अगर आप सामानों के साथ पहुंचते हैं तो आपको उससे पहले काउंटर पर जमा करना होगा, जहां से आपको उसकी रसीद मिलेगी और फिर वापसी में आप वो रसीद दिखाकर अपना सामान ले जा सकते हैं। सामान जमा कराने के लिए पहुंचने पर या फिर उसे वापस लेने के बाद श्रद्धालु कुछ देर इस जगह पर आराम करते हैं। रामलला के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद भी दिया जाता है। हालांकि श्रद्धालु यहाँ प्रसाद चढ़ा नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो आप अपने जो जूते चप्पल पहन के आए हो, आपको सबसे पहले वो जमा कराने पड़ते हैं। देन आपके पास जो आपका मोबाइल हो, पर्स हो, ऐसे और भी उचित सामान हो, तो आपके लिए लॉकर की सुविधा सरकार ने राम मंदिर द्वारा दी गई है। आप अपना सामान वहां पे जमा कर सकते हो। उसके बाद आप राम मंदिर दर्शन के लिए जाइए। राम मंदिर का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, कोई दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है और पुलिस वाले भी सब कुछ कोऑपरेटिव है। श्रद्धालु सही तरीके से। आपको प्रसाद कहाँ पर मिला ये? राम मंदिर से वापसी आते सब तो मंदिर के पीछे एक व्यक्ति को कितने बॉक्स मिलते हैं? एक व्यक्ति को 1 बॉक्स या 2 बॉक्स आपकी जिस श्रद्धा के हिसाब से जो मंदिर परिसर आपको प्रदान कर दे। क्या आप लोग प्रसाद चढ़ाते भी हैं? प्रसाद यहाँ नहीं, यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। रामलला के दर्शन के लिए लोग टोलियों में पहुंच रहे हैं और इस दौरान उनके अपने ग्रुप से बिछड़ने की संभावना भी बनी रहती है। इस परेशानी से निपटने के लिए भी यहाँ खास व्यवस्था की गई है। अगर किसी श्रद्धालु का कोई सामान खो जाता है तो उसके लिए भी अनाउंसमेंट की जाती है ताकि वो वापस उसे मिल पाए। कुल मिलाकर एक के बाद एक नई व्यवस्थाओं के जरिए रामलला के दर्शन को सुविधाजनक कर दिया गया है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामचरितमानस में उल्लेख है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी कि जिसकी जैसी भावना थी प्रभु राम ने उसे वैसे ही रूप में दर्शन दिए। अयोध्या में बालक राम विराजमान है और भक्त रामलला पर अपना प्यार और दुलार लुटा रहे हैं। जी हां, अयोध्या कैसे कर रही है अपने बालक राम का लालन पालन, कैसी है रामलला की भोजन व्यवस्था, देखिए भक्त और भगवान के इस अनुपम संबंध की ये प्यारी सी तस्वीर। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भव भय दारुणम्। अयोध्या में भक्ति की रसधार बह रही है। एक ओर जहां रामनगरी पर राम कृपा बरस रही है, वहीं भक्त अपने रामलला से लाड़ लड़ा रहे हैं, उन्हें दुलार कर रहे हैं, उनके दर्शन के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं, आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। देश भर से रामलला को सप्रेम भेंट पहुंच रही है। भक्त यथाशक्ति अपने आराध्य को उपहार दे रहे हैं। तुम्हारी नगरी भगवन, सालों साल से राह तकत है, तुम्हारी नगरी भगवन। वही मंदिर के पुजारी भी रामलला की वैसे ही सेवा कर रहे हैं जैसे 5 बरस के बालक का लालन पालन होता है। प्रभु कष्ट हरो, अब आ जाओ भगवन, राम के होंगे दर्शन, राम के होंगे। जिस प्रकार से एक माता बालक 5 वर्ष के बालक के प्रति ही उनको समय से जगाती है, नहलवाती है, उनको प्रसाद, उनको भोजन कराती है
जो जो उनकी इच्छा होती है वो कराती है। उसी प्रकार से पुजारी को करना पड़ता है। सुबह हो गया कि 4:30 बजे ही उनको उठा करके नहला करके उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दिया जाए और उसके बाद में जो ये मंगलारती किया जाता है जो अंदर में रामलला के दिन की शुरुआत बाल भोग से होती है, जिसमें उन्हें रबड़ी, पंचमेवा और पेड़ा का भोग लगाया जाता है। इसी तरह दोपहर के भोजन की भी विशेष व्यवस्था होती है। 12 बजे यह भोजन में किसी दिन पूरी, खीर, सब्जी ये सब दिया जाता है। किसी दिन दाल, चावल, रोटी, सब्जी ये दिया जाता है, भोग लगाया जाता है। इससे कच्चा और पक्का दोनों होता है। इस तरह पुजारी रामलला की हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। एक बालक की भांति उनके वस्त्रों का, भोजन का प्रबंध किया जाता है। भगवान के बालक रूप में होते हुए उनकी दोनों प्रकार की भोग की दृष्टि रखी जाती है कि और एक दृष्टि में वो भगवान राम बालक हैं, दूसरी दृष्टि में उनकी भोग की व्यवस्था जो है वो हर प्रकार की कच्चा पक्का सब होता है। संध्या आरती के बाद रामलला को बाल भोग दिया जाता है। पूजन वंदन के बाद फिर रात्रि में भोग लगाया जाता है। पुजारी रामलला को वैसे ही शयन कराते हैं जैसे माँ अपने बच्चे को दुलारती है, लोरी सुनाती है। बेशक भक्त और भगवान का ये सबसे सुंदर संबंध है, जिसमें लाड़ है, प्यार है, दुलार है, मनुहार है। तभी तो अयोध्या अपने रामलला के आगमन पर बलिहारी है और पूरे देश में राम भक्ति की लहर छाई है। अयोध्या में बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मंगल भवन मंगलहारी रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब देखिए, रामनगरी में राम नाम की गूंज चारों दिशाओं में सुनाई दे रही है। देश के कोने कोने में मौजूद हर राम भक्त अपने प्रभु से मिलना चाहता है। रामलला से उनके भक्तों को मिलवाने के लिए रेलवे की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है। बिल्कुल, रेलवे की तरफ से देश के कोने कोने से आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ये ट्रेन राम भक्तों को अयोध्या तक लेकर जा रही है। आज हरिद्वार से आस्था स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई। इससे पहले राजस्थान से भी ये ट्रेन चली थी। हर तरफ श्री राम का जय घोष। प्रभु से मिलन की आस में झूम रहे भक्त। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में भरपूर उत्साह। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही देश के कोने कोने से बड़ी तादाद में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए राम नगरी के लिए रवाना हो रहे हैं। राम भक्तों को उनके प्रभु श्री राम से मिलवाने के लिए रेलवे ने भी बड़ी पहल की है। रेलवे की तरफ से देश के कोने कोने से आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो भक्तों को राम नगरी पहुँचने में मदद कर रही है। वहीं हरिद्वार से आस्था स्पेशल ट्रेन को रवाना करने के लिए खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टेशन पहुंचे और ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अयोध्या के लिए रवाना हो रही है। मैं उसके लिए आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये हमको ट्रेन लेकर अयोध्या जाने का अवसर मिला है। इस ट्रेन के संचालन से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, कुमाऊं, गढ़वाल बहुत सारे हमारे राम भक्तों हरिद्वार से चली इस ट्रेन में 1500 श्रद्धालु अयोध्या के लिए निकले।
हरियाणा के रास्ते चलाई गई भगत की कोठी से अयोध्या धाम तक स्पेशल आस्था एक्सप्रेस ट्रेन में रेवाड़ी जंक्शन से 350 यात्री अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन के लिए रवाना हुए। अब जरा चूरू रेलवे स्टेशन की एक तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ भी अयोध्या के लिए रवाना होने वाले राम भक्त बहुत ज्यादा उत्साहित दिखे। यहाँ श्रद्धालुओं को शॉल, मिठाई और रास्ते के लिए नाश्ते के पैकेट्स भी दिए गए। आस्था से भरपूर ऐसा ही नजारा राजस्थान के पाली में भी दिखा। पाली से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। इस दौरान राम भक्तों में गजब का उत्साह दिखा गया। बैंड बाजे की धुन पर श्रद्धालु यहाँ अपनी खुशी नाच गाकर जताते नजर आए। भक्तिभाव में झूमते हुए श्रद्धालुओं ने राम पताका लहराकर आस्था स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। जाहिर है ये उत्साह, ये उमंग अपने आराध्य से मिलने के लिए है। कड़ाके की ठंड में भी राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचना चाहते हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, रेवाड़ी से देशराज चौहान, पाली से भारत भूषण जोशी और चूरू से विजय चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अयोध्या देश का नया टूरिस्ट हब बनने जा रहा है और राम मंदिर के साथ पूरी अयोध्या नगरी का कायाकल्प किया जा रहा है। नया घाट से गुप्तार घाट के बीच श्रद्धालु वाटर मेट्रो का भी लुत्फ उठा सकेंगे। ये वाटर मेट्रो सरयू घाट पर मौजूद रहेगी और आगे तक ये 10 किलोमीटर तक इसको जाएगी, कवर करेगी एरिया। हम इस वाटर मेट्रो में बैठे हुए हैं। आप देखिए इसमें जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 50 लोगों की कैपेसिटी है जहाँ पर बैठ सकते हैं और ये पूरी सरयू में पूरी तैयार है चलने के लिए और इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। किस तरीके से ये वाटर मेट्रो जो है संचालन करेगी सरयू घाट पर, श्रद्धालुओं को इस सरयू का पूरा नज़ारा दिखाएगी। यहाँ से ये जो चलेगी, यहाँ से शुरुआत होगी इस नए घाट से इसकी और आगे गोप घाट तक जाएगी। यानी कि ये जो सरयू का आप किनारा देख रहे हैं यहाँ से ये पूरा चलेगी। और इस पूरे, वैसे थोड़ा सा बस बताइए कि आखिर कहाँ से कहाँ तक का चलने का प्रावधान है इसमें? अभी फिलहाल सर यहाँ से गुप्तार घाट जाएगी। गुप्तार घाट तक जाएगी जी। अच्छा, लगभग कितने लोग बैठ सकते हैं? 50 पैसेंजर के हैं। 50 पैसेंजर बैठ सकते हैं और 50 खड़े भी हो सकते हैं क्या? 50 पैसेंजर का कैपेसिटी है, बैठ सकते हैं। गुप्तार घाट तक जाएगी। तो देखिए गुप्तार घाट तक जाएगी ये मेट्रो, वाटर मेट्रो जो है ये श्री राम लला यानी अयोध्या पहुंची है और इसको संचार किया जा रहा है। यहाँ पर अब जो श्रद्धालु आएंगे वो सब इस पे बैठकर सरयू का आनंद ले सकेंगे। घाट का यहाँ पर प्लग्स दिए गए हैं जिनसे वो आराम से बैठकर इसको सफर कर सकते हैं सरयू में। ये वाटर मेट्रो सेंट्रल दिल्ली से आई हैं और इस समय अयोध्या के सरयू घाट पर पहुंच चुकी हैं और ऐसे में अब लोगों को बस इसका इंतजार है कि इसमें आना है, टिकट लेना है और उसके बाद सरयू नदी का गुप्ता घाट तक जाना है। इसी वाटर मेट्रो के जरिए इस पूरे सरयू में चलना शुरू हो जाएगी। इसका पूरा जो इनिशियल वर्क है वो किया जा रहा है। हम आपको थोड़ा सा इसका बाहर का भी दिखाएंगे किस तरीके का ये है वर्क। ये बिल्कुल वाटर मेट्रो, यहाँ पर खड़े भी लोग हो सकते हैं इसमें और इसके साथ बैठ भी सकते हैं लोग, 50 लोग ये कैपेसिटी है इसकी। और जब हम देखेंगे इसमें कि जो ये एरिया है ये ओपन एरिया है, इस ओपन एरिया में यहाँ पर भी लोग जो है इस वाटर मेट्रो में खड़े हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर जो मशीन्स हैं ये लगी हुई हैं, ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार के द्वारा है और इस पूरे इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साफ तौर से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उन व्यवस्थाओं से स्लाइडिंग डोर है और अंदर बैठ के इस वाटर मेट्रो पे आराम से लोग अंदर तक जा सकते हैं। और ये सरयू का जो किनारा है इसको पूरा देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक पावर से चलती है और इस पूरी वाटर मेट्रो के जरिए सरयू के घाट से लोग श्रद्धालु जितने भी आएंगे वो यहाँ पर दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद पूरे सरयू में इससे घूम सकेंगे। तो ये खास तौर से वाटर मेट्रो लाई गई है और ये साफ तौर से ये वाटर मेट्रो
अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने के दौरान जो सरयू घाट है वहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद यहाँ से इस पूरे सरयू का जो आप किनारा देख सकते हैं, इसमें ये वाटर मेट्रो चलेगी। अभी तक स्टीमर चलते आए हैं, आप देख रहे हैं जैसे कि, लेकिन अब जो है इस वाटर मेट्रो के जरिए भी कहीं ना कहीं पूरा लोग सरयू का दर्शन कर पाएंगे, सरयू में नहा पाएंगे। तो ये अपने आप में एक खास तौर से वाटर मेट्रो का संचालन किया गया है, जिससे कि श्रद्धालु इसके जरिए अयोध्या का सरयू का आनंद ले सके और उसके साथ साथ पूरा राममय हो सके। और अब बात योग गुरु स्वामी रामदेव की, जिनकी हाल ही में मैडम तुसाद म्यूजियम में एंट्री हुई है। बाबा रामदेव ने मंगलवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में अपने मोम के पुतले का अनावरण किया। बाबा रामदेव की इस मोम की प्रतिकृति को अब न्यूयॉर्क स्थित मैडम तुसाद म्यूजियम में रखा जाएगा। मैडम तुसाद में स्वामी रामदेव पहले भारतीय सन्यासी होंगे जिनकी मोम की प्रतिकृति लगेगी। फरवरी में उनका मोम का ये पुतला लगाया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का ये एक वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें मंच पर बाबा रामदेव और उनके मोम के पुतले के साथ वो दिख रहे हैं और साथ ही इस मौके पर आचार्य बालकृष्ण भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में रामदेव अपने पुतले को रोली का तिलक लगा रहे हैं और बाद में मंच पर वृक्षासन योग मुद्रा में बने हुए हैं और पुतले की तरह ही योगासन भी कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। बता दें कि योग गुरु स्वामी रामदेव के पुतले को बनाने के लिए 200 शिल्पकारों ने अलग अलग तरीके से मेजरमेंट लिया था। और खास करके उसमें अमेरिका की ज्यादा भागीदारी है। 200 से बड़े आइकॉन्स के फिगर न्यूयॉर्क के मैडम तुसाद जो अट्रैक्शन है उस पर लगाए गए। सभी जो फिगर्स हैं वो कपड़े पहन करके रखते हैं, तो उनका पेट और पेट के मसल्स और ये जो हेयर्स हैं, ये वैसे तो नेचुरल हेयर हैं, लेकिन ये रामदेव वाले नहीं हैं। लेकिन उन्होंने मेरे इस फिगर से मैच करते हुए सारे हेयर्स को, एक एक बाल को, अब इसमें कितने हजार हैं या कितने लाख बाल हैं मुझे नहीं पता, एक एक बाल को हाथ से लगाया। एक मैन मेड ये पुरुषार्थ है और एक गॉड मेड स्वामी रामदेव आपके सामने है। तो जब मैं मैडम तुसाद अट्रैक्शन लंदन में गया तो करीब 200 तरह से मेरा मेजरमेंट लिया गया। और चलिए अब आपको माया नगरी लिए चलते हैं। मुंबई के लोगों को जल्द ही मेट्रो की नई सौगात मिलने जा रही है। यहां अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन 3 पर तेजी के साथ काम चल रहा है। इसके पहले चरण का काम पूरा हो गया है, जबकि दूसरे चरण का काम अंतिम दौर में है। मुंबई में बन रही है देश की सबसे लंबी अंडरग्राउंड मेट्रो, ताकि मुंबई के लोगों को लोकल ट्रेन और बसों के मुकाबले सफर के लिए एक बेहतर विकल्प मिल सके। इस लंबे अंडरग्राउंड मेट्रो के काम को 3 फेज में बांटकर किया जा रहा है, जिसमें फेज 1 का काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्दी ही इस पर ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। दूसरे फेज में मेट्रो 2A पर भी तेजी से काम हो रहा है। अच्छी बात यह है कि फेज 3 यानी मेट्रो लाइन 3 पर भी काम शुरू हो गया है। हाल ही में मेट्रो 2A और लाइन 7 शुरू की गई, जो कि अंधेरी से दहिसर तक थी, और अब जल्द ही देश का सबसे लंबा अंडरग्राउंड मेट्रो शुरू होने जा रहा है, जिसको एक्वा लाइन भी कहा जाता है। मेट्रो 3 भी नाम दिया गया है। ये मेट्रो जल्द ही शुरू की जाएगी, जिसके फेज 1 का काम पूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है और ट्रायल रन शुरू कर दिए गए हैं। ये फेज 1 में बीकेसी से लेकर गोरेगांव आरे तक इस फेज 1 को शुरू किया जाएगा। वहीं फेज 2 बीकेसी से लेकर कोलाबा तक होगा। मेट्रो लाइन 3, जिसे कोलाबा बांद्रा सीब्स कॉरिडोर भी कहा जा रहा है, ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो होगी। जब ये बनकर तैयार होगा तो इससे हर रोज करीब 17 लाख लोग यात्रा कर सकेंगे। हर 3 से 4 मिनट पर मेट्रो ट्रेन की सुविधा होगी और एक बार में करीब 2500 यात्री मेट्रो से सफर कर सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी इसे आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में जो मेट्रो चलती हैं, उसमें सिक्योरिटी के लिहाज से जो यात्रियों के पास प्लेटफॉर्म पे जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो हाफ डोर का होता है, मगर इस मेट्रो लाइन में सिक्योरिटी पर ज्यादा तवज्जो दी गई है और उसके लिए फुल स्क्रीन डोर्स लगाए गए हैं, जिससे यात्री कोई दुर्घटना में ना फंसे और उनकी जान न चली जाए। मेट्रो लाइन 3 की बात करें तो ये करीब 33.5 किलोमीटर लंबी होगी और पूरी तरह से भूमिगत होगी।
इसमें कुल 27 स्टेशन होंगे। कोलाबा से सिब्स तक की यात्रा 1 घंटे में तय होगी। नरीमन पॉइंट, कफ परेड, फोर्ट, लोअर परेल, बीकेसी और SEEPZ MIDC सहित 6 प्रमुख व्यवसाय और रोजगार केंद्रों से कनेक्टिविटी होगी। यानी मुंबई के लोगों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। पहले चरण में आरए से बीकेसी तक जोड़ने वाली मेट्रो का काम पूरा हो गया है। वहीं दूसरे फेज के तहत बीकेसी से कफ परेड तक को जोड़ने वाली मेट्रो का काम भी अंतिम चरण में है और अब तीसरे फेज यानी मेट्रो लाइन 3 पर भी काम शुरू हो गया है। पारिस दामा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात भारत की बुलेट ट्रेन की कर लेते हैं। लंबे समय से हाई स्पीड ट्रेन का सपना देख रहे देशवासियों की मुराद जल्द पूरी होने वाली है। विकास की तेज रफ्तार में दौड़ रहे भारत की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। यात्रियों की सुख सुविधाओं के साथ इसमें सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम होगा। भारत में बुलेट ट्रेन का सपना जल्द साकार होने वाला है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहे 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर काम जारी है। यूं तो बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन ट्रैक पर ये ट्रेन 320 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी। इतनी तेज रफ्तार के बीच यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेल प्रशासन सतर्क है। पूरे कॉरिडोर को इतना सुरक्षित बनाया जा रहा है कि भूकंप भी इसका कुछ न बिगाड़ पाए। इसके लिए रेलवे पूरे कॉरिडोर में सिस्मोमीटर लगाने जा रहा है। सिस्मोमीटर वो उपकरण है जो प्रारंभिक तरंगों के माध्यम से भूकंप का पता लगाएंगे और आपातकालीन सिस्टम को सक्रिय करेंगे। 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में 28 सिस्मोमीटर लगाए जाएंगे। इनमें से 22 सिस्मोमीटर बुलेट ट्रेन रूट पर लगेंगे। महाराष्ट्र में आने वाले हिस्से में 8 सिस्मोमीटर लगाए जाएंगे। मुंबई, ठाणे, विराट और बोईसर जैसे इलाके चिन्हित किए गए हैं, जबकि गुजरात में आने वाले हिस्से में 14 सिस्मोमीटर लगेंगे, जिसमें वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, महिमदाबाद और अहमदाबाद होंगे। बाकी बचे 6 सिस्मोमीटर उन इलाकों में लगेंगे जो भूकंप को लेकर संवेदनशील माने जाते हैं, जिनमें 4 महाराष्ट्र के हैं, खेड़, रत्नागिरी, लातूर और पांगडी, जबकि 2 गुजरात के अदेसर और ओल्ड भुज में हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सिस्मोमीटर लगाने के लिए जिन इलाकों का चयन किया है वो काफी अहम है। जहां पिछले 100 सालों में भूकंप की तीव्रता 5.5 से ज्यादा रही, वहां ये सिस्मोमीटर लगाए जा रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि आपातकाल में बुलेट ट्रेन की मदद कैसे करेगा सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर प्रारंभिक तरंगों से भूकंप का पता लगाएगा। भूकंप के झटके की जानकारी होने पर सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम से कॉरिडोर की बिजली अपने आप बंद हो जाएगी। बिजली सप्लाई बंद होने से आपातकालीन ब्रेक सक्रिय हो जाएंगे। भूकंप प्रभावित इलाकों में चल रही बुलेट ट्रेन रुक जाएगी। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भारत और जापान की अटूट दोस्ती की भी मिसाल है। रेलवे इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की खामी नहीं छोड़ना चाहता। खास बात यह है कि बुलेट ट्रेन को भूकंप से सुरक्षित बनाने वाले इस पूरे प्रोजेक्ट पर जापानी विशेषज्ञ भी नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको दिल्ली में दिखाते हैं पूरे भारत की झलक। जी हां, राजधानी में आप पूरे देश की झलक देख सकते हैं। दरअसल दिल्ली में इन दिनों भारत पर्व मनाया जा रहा है, जो कि 31 जनवरी तक चलेगा। यहां तमाम राज्यों के खान पान और संस्कृति के रंग एक जगह देखने को मिल रहे हैं। राजधानी का लाल किला आजकल भारतीय कला और परंपरा के रंगों से सराबोर है। परंपरागत वेशभूषा में कलाकार सैलानियों का मनोरंजन कर रहे हैं। कहीं राजस्थानी और हरियाणवी गीत संगीत और नृत्य की उमंग है, कहीं बाइस्कोप की दुनिया से आज के बच्चों का तारुफ कराया जा रहा है, तो कहीं रामलीला का मंचन हो रहा है। खान पान, पहनावा या संस्कृति, इस मेले में आपको संपूर्ण भारत के दर्शन होंगे। ये राजधानी के लाल किला में चल रहे भारत पर्व की झलक है। लाल
लाल किले में भारत आया और पूरा भारत यहीं समाया। 23 जनवरी से लाल किले में भारत पर्व की शुरुआत हो गई है। 31 जनवरी तक ये चलने वाला है, जहां पर आपको पूरा भारत नजर आएगा। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखिए, हरियाणा का ये लोक नृत्य है। जो हरियाणा अगर आप गए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि वहां पर इस तरह से डांस किया जाता है और नगाड़ों के साथ म्यूजिक बजाया जाता है। वहीं आपको यहाँ पर राजस्थान का डांस नजर आएगा, साथ ही अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य के साथ ही तमाम जो राज्यों का जायका है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग राज्यों की संस्कृति और खान पान यहाँ लोगों को खूब भा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ 26 जनवरी को कर्तव्य पथ की शान बढ़ाने वाली झांकियों को भी करीब से देखा जा सकता है। जाहिर है इस उत्सव के जरिए लोग अपने देश की समृद्ध संस्कृति को करीब से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि हमारे भारत में ऐसे भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और हमें अपनी पुरानी चीजों की याद आ गई। सब बहनें भावजे सब मिलके आते हैं, माशाल्लाह सब खूब एंजॉय करते हैं। बड़ी तादाद में लोग भारत पर्व का हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं, लिहाजा सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही 2 शिफ्ट में दिल्ली पुलिस भी काम कर रही है। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ ही यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है, ताकि लोग पूरी सहूलियत के साथ बेफिक्री के साथ भारत पर्व का लुत्फ उठा सकें। कहते हैं कि समय का सदुपयोग करना भी एक कला है और जो लोग इस कला को समझते हैं वो जिंदगी में बड़ी कामयाबी जरूर हासिल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारा आपका एक एक पल प्रीशियस है। ऐसे में जो लोग इस बात को समझ गए वही असल में समय की कद्र करते हैं। वाह वाह, क्या बात है। अरे भाई, इस वक्त को अगर समझ लिया ना तो अपना लक्ष्य तय करके आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि किसी काम को समय पर करने के लिए कोई लक्ष्य होना भी जरूरी है। वर्षा गुप्ता क्या बात कही है। तो अगर कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो किसी भी काम का कोई महत्व ही नहीं रहता। इसलिए लक्ष्य बनाकर ही अपना पूरा काम शुरू करें। बिल्कुल, तो आशावादी बने रहिए, विचार हमेशा पॉजिटिव रखिए, यकीन मानिए कि आपको अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा। फिलहाल हम मिलेंगे कल आपको शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।